आंसर की में जो सेट राजस्थान सेट की आंसर की में ग्लाइकोजन इज प्राइमरीली स्टोर्ड इन द लिवर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, और यहाँ पर आंसर दे रखा है सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द नर्वस सिस्टम। हमने कहा है कि क्वेश्चन गलत है, और ये क्वेश्चन गलत क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर लेनिंजर की एक बुक है, लेनिंजर में पेज नंबर 395, और ये इसकी सॉफ्ट कॉपी है। इसमें आप देखेंगे इन लिवर ब्लड टू ट्रांसपोर्ट glucose out of the hepatocyte यानी कि liver, when liver glycogen is broken down to replenish the blood glucose, ब्लड ग्लूकोज को रिप्लेनिश करने के लिए असल में ये स्टोर किया जाता है। आगे की तरफ ये जो सारा का सारा मामला है, और आपका स्केलेटल मसल्स वगैरह के पास ये दूसरा ट्रांसपोर्टर होता है, जिसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। अगला एक और प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रेशो। पहले जिसमें रेशो किस चीज का पूछा गया, ये डिफाइन नहीं है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। अब हार्टवेल की बुक है, ये हार्टवेल की बुक में ये पेज नंबर है 68, पेज नंबर इसका 68 हार्टवेल की किताब है, सॉरी 68 नहीं 45, पेज नंबर 45 पर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का पूरा मामला दिया हुआ है, जिसमें कि मजे की बात है जीनोटिपिक रेशो भी 1:1 होता है, और फिनोटिपिक रेशो भी 1:1 होता है। दोनों का रेशो सेम होता है, 3:1 तो होता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स का मतलब होता है कि एक सक्सेशन में जो सबसे लास्ट में कम्युनिटी एस्टेब्लिश हो जाती है, और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि लास्ट कब आता है, जब आपका कोई डिस्टरबेंस हुआ है नेचर में, और नेचर में डिस्टरबेंस के बाद धीरे धीरे सबके बीच में कंपटीशन होते होते जो भी कोई जीत जाता है, और जब कोई जीत जाता है तो शब्द होता है कि डोमिनेंस किस प्रकार की कम्युनिटी का है, उस जगह पर किस तरह का वेजिटेशन या किस तरह के ऑर्गेनिज्म का है। इंटरनेट पे ये दिया हुआ है, इंटरनेट पे भी बुक्स में भी आपको मिल जाएगा कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, कि जब टर्मिनल अपने आप को पूरी तरह से स्टेब्लिश करे किसी डिस्टरबेंस के बहुत समय बाद, और ये असल में कंपटीशन का रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर ये है। उसके अलावा आप अगर जाएंगे रिसर्च गेट, जो कि बहुत रेस्पेक्टेड साइट है, वहां पर भी साफ साफ लिखा हुआ है कि हाई स्टेबिलिटी ऑफ द क्लाइमैक्स कम्युनिटी वुड लीड्स टू लो स्पीसीज डाइवर्सिटी सिंस द टाइम बिटवीन द डिस्टर्बेंस इज लॉन्ग एंड इट अलाउज डोमिनेंस बाय वन और फ्यू मेंबर ऑफ स्पीसीज दैट इन टर्न कॉम्पिटिटिवली एक्सक्लूड अदर स्पीसीज। तो इसका जो उत्तर होना चाहिए, ये वाला जो आपका प्रश्न है, इसका उत्तर होना चाहिए लो स्पीसीज डाइवर्सिटी, न कि हाई बायोकेमिकल डाइवर्सिटी। बायोकेमिकल डाइवर्सिटी की तो कहानी हो ही नहीं सकती क्लाइमैक्स कम्युनिटी में। क्वेश्चन नंबर 76 के अनुसार उन्होंने 50 साल से एक एक्सपेरिमेंट किया है, सनफ्लावर्स के ऐसे प्लांट लिए जिनमें हाई अमाउंट ऑफ ऑयल है उनके सीड्स में, और एवरेज ऑयल कंटेंट जो है वो ओरिजिनल पॉपुलेशन ज्यादा हो गया 50 साल बाद। इसके पीछे संभवतः कारण क्या रहा होगा? प्लांट विद हाई ऑयल कंटेंट स्टिमुलेटेड फॉर द मोर ऑयल प्रोडक्शन, ये तो खैर बनता ही नहीं है। अब इन्होंने आंसर दिया है 2 और 3, लेकिन इसमें कहीं भी इस पूरी की पूरी कंडीशन में ये डिफाइन नहीं किया गया है कि उस पॉपुलेशन का किसी भी प्रकार का एक्सपोजर उन चीजों से हो रहा है जिससे म्यूटेशन होता है। प्राकृतिक रूप से एक प्लांट में तुरंत प्रभाव से इस तरह का म्यूटेशन हो जाए कि एक प्रोडक्ट आपका ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाए, ये संभव नहीं होता है। ऑयल कंटेंट इन द सीड इज ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन नहीं होता, ये बेसिकली कई सारे जीन कॉम्बिनेशन आप इकट्ठे कर जाते हैं, पाइलिंग अप हो रहा है पूरा का पूरा, और उसकी वजह से आप तीसरे के अलावा और कोई आंसर नहीं होना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि इसमें म्यूटेशन के बारे में कोई बात की ही नहीं गई है। 88वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कर डिटेक्टेड ड्यू टू चेंज इन बेस सीक्वेंस रिकॉग्निशन फॉर द रेस्ट्रिक्शन साइट। शांति से देखें दोबारा से, इनमें से कौन सा वाला मामला ऐसा है, फॉलोइंग मार्कर डिटेक्टेड ड्यू टू चेंज इन बेस सीक्वेंस रिकॉग्निशन साइट। बेस सीक्वेंस रिकॉग्निशन ध्यान से देखेंगे, ये ओल्ड एंड प्राइमरोज, ओल्ड एंड प्राइमरोज का एसएनपिंग इनका आंसर है, आपके जो गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी वालों का। अब एसएनपिंग का मतलब होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, या सिंगल बेस पेयर। पहली बात तो सिंगल बेस पेयर पोजीशन इन द जीनोमिक डीएनए डिफरेंट सीक्वेंस अल्टरनेटिव एग्जिस्ट इन द पॉपुलेशन लेवल पर अगर आप सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को देख रहे हो तो इसको आप एसएनपिंग बोलते हो। ये ब्रॉड टर्म है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सिंगल बेस वेरिएशन अगर सी डीएनए का किया है, जो कि यूजुअली क्लास किया जाता है एज एसएनपिंग, because most of these will reflect underlying genomic DNA variant, although they could result from the RNA editing. Yes, cDNA के लेवल पर अगर आप देखोगे तो ऐसा संभव है, लेकिन अगर आपने सिंगल बेस पेयर इंसर्शन या डिलीशन किया, जिसको हम इंडेल कहते हैं, तो उसको आप कंसीडर्ड करते हो कुछ वर्कर्स के द्वारा, उसको एसएनपी कंसीडर किया जाता है।
इसका जो एक स्पेशल सबसेट है जिसमें बेस चेंज अल्टर सेंसिटिविटी ऑफ द सीक्वेंस टू द क्लीवेज बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसको RFLP कहा जाता है। पेज नंबर इसका ध्यान रखेंगे 372, सॉरी 349, पेज नंबर इसका 349। इनका आंसर है SNP और हमारा आंसर था RFLP, क्योंकि ये असल में RFLP की डेफिनेशन है। उसके बाद पेज क्वेश्चन नंबर 90 जो इन्होंने फिर गलत कर दिया, प्रोटीन बाइंडिंग रीजन डीएनए पे निकालना है। ये वेस्टर्न ब्लोटिंग कह रहे हैं, जबकि वेस्टर्न ब्लोटिंग होता है किसी प्रोटीन को डिटेक्ट करना। प्रोटीन बाइंडिंग अगर आपको किसी डीएनए पर देखनी है तो उसका आंसर होता है फुट प्रिंटिंग। किताब का नाम ले लीजिएगा, ये आपकी है किताब विल्सन एंड वॉकर, विल्सन एंड वॉकर का पेज नंबर 245, जिसपे पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि डीएनए इज वन फुटप्रिंटिंग क्या होता है। डीएनए ये 245 246 डीएनए इज वन फुटप्रिंटिंग की पूरी स्टोरी दी हुई है कि किस प्रकार से कोई डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन कहां बाइंड करता है, ये जांचने के लिए ये पूरी की पूरी तकनीक इस्तेमाल होती है। आप इसका एक प्रूफ दे सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट इन्वॉल्व, नॉट पूछा है आपके बायोलॉजिकल नोड्यूल फॉर्मेशन, बायोलॉजिकल फिक्सेशन के, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान। यहां इन्होंने आंसर दिया है कि बैक्टीरिया गेट मॉडिफाइड इनटू बैक्टीरॉइड विच कॉजेज डिवीजन ऑफ एंडोडर्मल सेल। अगर मैं एंडोडर्मल सेल की जगह कॉर्टिकल सेल लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कॉर्टिकल सेल की जो इनरमोस्ट लेयर होती है उसको एंडोडर्मिस बोलते हैं। मेरे ख्याल से इस डेफिनेशन से आप लोग इत्तेफाक रखेंगे। ये है टेजन जिगर की बुक, और टेजन जिगर की ये है पेज नंबर 270, ये सेकेंड एडिशन है। इसमें पूरा का पूरा ये जो इन्होंने चॉइसेस दी हैं वो सारा का सारा ये एक्सप्लेन किया हुआ है। और यहाँ पर डीपर इनटू रूट कॉर्टेक्स नियर द जाइलम कॉर्टिकल सेल डिड डिफरेंशिएट एंड स्टार्ट डिवाइडिंग फॉर्मिंग ए डिस्टिंक्ट एरिया विद इन कॉर्टेक्स, यानी कि हम एंडोडर्मिस कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस, इज कॉल्ड नोड्यूल प्रिमोर्डिया फ्रॉम विच नोड्यूल विल डेवलप। ठीक है, अब यहां पर जो आपका ये बैक्टीरियोइड है, इसी एरिया को यहां पर दोबारा आगे देख लेते हैं। द फर्स्ट बैक्टीरिया कंटिन्यू टू डिवाइड एंड सराउंडिंग मेम्ब्रेन इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द accommodate दिस ग्रोथ बाय फ्यूजिंग विद a स्मॉल वेसिकल soon after upon the soon after thereafter upon an under undeterminate undeterminate signal from plant, the bacteria stop dividing, begin to enlarge, differentiate into bacteroid, or membrane surrounding bacteroid is called peribacterial membrane, or nodule as a whole develop such as feature of the vascular system यहाँ पर and a layer to exclude ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को भगाने के लिए एक्चुअली नोड्यूल डेवलप होता है। ये कहानी यहाँ पर नोड्यूल की डेवलप हो रही है, किसकी वजह से हो रही है कि डिफरेंट सिग्नलिंग कंपाउंड्स विच आर पॉजिटिवली नेगेटिवली कंट्रोलिंग द पोजीशन ऑफ नोड्यूल प्रिमोर्डिया, और यहाँ पर ये अलग अलग तरह के सिग्नल एक्चुअली इस बैक्टीरियोइड से ही आता है। कहाँ डेवलप होता है? कॉर्टेक्स के अंदर। कॉर्टेक्स क्या, एंडोडर्मिस क्या होती है? कॉर्टेक्स। इनका जो आंसर है कि एंडोडर्मिस डिवाइड करेगी, करेगी बिल्कुल करेगी, और ये एक सही स्टेटमेंट है। यहाँ पर गलत स्टेटमेंट पूछा गया है कि कौन सा इन्वॉल्व नहीं होगा, तो आप इसके लिए आप लगा सकते। For which type of ions resting membrane potential biological of a biological membrane is close to theoretical nurse potential? theoretical पूछा है, ठीक है। अब जरा इस लैंग्वेज को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को वैसे मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ था कि अगर आप इस पूरी की पूरी नस्ट इक्वेशन की कहानी पर जाओ तो पोटेशियम के लिए ये वैल्यू आता है -75, सोडियम के लिए वैल्यू आती है +55, और जो कि अगर इस कंसंट्रेशन पे चले जाए अगली वाली पे तो ये मामला ऐसा हो जाता है। लेकिन क्लोराइड का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के एग्जैक्ट इक्वल होता है। ये रेफरेंस लिया है हमने, गैनोंग्स की बुक है, रिव्यू ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी 18th एडिशन। यहां से आप देख सकते हो, अगर आप कैलकुलेशन लोगे तो ये एग्जैक्टली 70, और क्लोराइड के लिए मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होती है, एनाइंस के लिए मेम्ब्रेन्स आर इम्परमिएबल। ये हर किताब में लिखा हुआ है, इसको आप ले सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ये वाला, टिम कॉम्प्लेक्स टॉम कॉम्प्लेक्स वाला। अगर आपका मैट्रिक्स टारगेटिंग प्रोटीन है तो ये जाएगा टॉम और टिम 23 के थ्रू मैट्रिक्स में, टॉम और टिम 23। लेकिन यहां पर कहीं भी चॉइसेस में ये दिया हुआ ही नहीं है, क्योंकि जबकि इनका आंसर टॉम 20 और टॉम 22 ये चॉइसेस में है ही नहीं। यहां पर ये होना चाहिए था कि इम्परमिएबल, क्योंकि क्लोराइड आयंस के लिए मामला इम्परमिएबल है। जैसे तो अगर ओनली ये थ्योरेटिकल शब्द नहीं लिखा होता, नट्स पोटेंशियल होता तो हम कहते सोडियम और पोटेशियम दोनों की वजह से होता है, और वो मामला परमिएबल का होता है। दूसरा, इस क्वेश्चन में कहीं भी अबंडेंट और लेस अबंडेंट और मोस्ट अबंडेंट का इन्होंने बोला है, तो ये डिफाइन नहीं किया किस जगह, इनसाइड द सेल या आउटसाइड द सेल, इसलिए क्वेश्चन गलत है। इधर की तरफ ये चॉइसेस सारी की सारी गलत है। ये बांसवाड़ा वालों से नकल में अकल नहीं लगाई गई, बहुत अजीबोगरीब इन्होंने नकल की है। यहाँ पर इन्होंने दिया है गिवन इमेज ऑफ द डिफरेंट पैटर्न ऑफ द डिस्पर्जन
रेफर टू द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद इन अ पॉपुलेशन। ये जो नंबर है 1, 2 और 3, आपको जरा इसको आप ध्यान से देखें। और मैं गूगल पे एक इमेज दिखा रहा हूं आपको, और ये है खान एकेडमी का, ये खान एकेडमी है। यूनिफॉर्म डिस्पर्जन को उन्होंने ऐसे दिखाया है, रैंडम रैंडम डिस्पर्जन उन्होंने ऐसे दिखाया है, क्लम्प डिस्पर्जन ऐसे दिखाया है। आप इनका डायग्राम देखना, इनसे क्या हुआ, नकल में अकल नहीं लगी और इन्होंने एक गड़बड़ कर दी, और वो गड़बड़ थी, ये जो नंबर थे आगे पीछे हो गए। ये क्लम्प वाला है, ये पहले नंबर का, ये आपका रेगुलर है और ये रैंडम है। अब चूंकि नकल में अकल तो लगी नहीं, अब हुआ ये कि रैंडम डिस्पर्जन इन्होंने कह दिया 1, जबकि ये इसी रेफरेंस जहां से इन्होंने चोरी की है वहां पर ये क्लम्प्ड है। मैं तो और भी ज्यादा आगे तक आगे लेके नहीं जाना चाहूंगा, ये क्लम्प्ड है, ये रैंडम है। तो टेक्निकली इसको क्या होना चाहिए था, यहां पर आपका ये क्लम्प, ये रेगुलर और रे रैंडम। रैंडम के लिए पूछा गया आंसर थर्ड ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नलिंग पाथवेज फॉलोड बाय टी लिम्फोसाइट इन रेस्पॉन्स टू एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। मजे की बात है, क्वेश्चन चुराया हुआ है। द सिग्नलिंग पाथवे फॉलोड बाय द टी लिम्फोसाइट इन रेस्पॉन्स टू एंटीजेनिक स्टिमुलेशन इज, विशुद्ध रूप से चुराया हुआ क्वेश्चन। ये की यही इसमें चॉइसेस हैं और यहाँ पर भी यही। अब इन्होंने पता नहीं क्यों दिमाग नहीं लगाया कि भैया ये आपने चुरा तो लिया क्वेश्चन, बट जब कभी भी आप टी लिम्फोसाइट के संबंध में बात करते हो तो छोटा सा लॉजिक आपको याद रखना है। ऑटोक्राइन का ये लोग आंसर दे रहे हैं। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, पहली चीज तो यहाँ डिफाइन नहीं किया इन्होंने कौन सी वाली टी लिम्फोसाइट के बारे में आप बात कर रहे हो। सबसे पहली बात इसमें जो यहाँ प्रॉब्लमेटिक है, यहाँ डिफाइन ही नहीं है कौन सी वाली टी लिम्फोसाइट है। ठीक है, ऑटोक्राइन और पैराक्राइन की तो बहुत आगे की बात है। अगर एक छोटा सा लॉजिक आप देखोगे भी कि किस तरह का मामला है, तो जब एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करती है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अपन कि ये टीसी सेल्स है। टीसी सेल हो या टी हेल्पर सेल, एंटीजन के साथ जब भी इंटरेक्शन करेगा एमएचसी के साथ एसोसिएटेड कंडीशन में करेगा, और एंटीजन के साथ एसोसिएशन में करेगा, तो जो स्टिमुलेशन का मामला होगा, एंटीजेनिक स्टिमुलेशन, वो पहली स्टेप तो हमेशा जक्स्टाक्राइन होगी। ऑटोक्राइन मोड में वो अपने आप को प्रोलिफरेट करेगी, और पैराक्राइन मोड में दूसरों को एक्टिवेट करेगी। तो तीनों आंसर होते हैं ये, इसमें एक आंसर हो ही नहीं सकता। आई रिपीट, जक्स्टाक्राइन मोड में तो वो शुरुआत होगी उसके एक्टिवेशन की, टी लिम्फोसाइट एंटीजन से स्टिमुलेट होगी। ऑटोक्राइन से वो उसका अपना प्रोलिफरेशन करेगी, और पैराक्राइन से वो दूसरों को एक्टिवेट करेगी, अगर वो टी हेल्पर सेल के सेंस में आप ले रहे हो तो। क्वेश्चन नंबर 141, इसमें ये कह रहे हैं कि ये म्यूटेशन इन नॉन कोडिंग रीजन एक प्रोटोऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में नहीं बदल सकता। इन्होंने नॉट अप्रोप्रिएट कहा, पूछा है। मैंने क्या किया, मैंने एक इंटरनेट पे गूगल पे सर्च मारा। मैंने कहा चलो गूगल पे सर्च मार लेते हैं, वैसे तो ढेर सारे मैं रिटर्न में दे सकता हूँ कि नॉन कोडिंग रीजन, जीन म्यूटेशन, ऑन्कोजीन, प्रोटोऑन्कोजीन, ऐसा क्या संभव है कि नॉन कोडिंग रीजन्स में भी क्या म्यूटेशन एक प्रोटोऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन में क्रिएट कर सकता है, या एक प्रोटोऑन्कोजीन से कैंसर कॉज हो सकता है। बेसिक लॉजिक सिंपल सा है कि नॉन कोडिंग रीजन बेसिकली कंट्रोलिंग रीजन्स होते हैं। आपको यहाँ ढेरों तरह के रिसर्च पेपर्स अवेलेबल है इस वक्त, मुझे नहीं पता वो कहाँ से उन्होंने क्वेश्चन बनाया, जहां साफ साफ कह रहे हैं कि नॉन कोडिंग एरिया में म्यूटेशन से भी आराम से कैंसर हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है हर बार कोडिंग एरिया ही आपका हो। आप जितना चाहें किसी भी रिसर्च पेपर को उठा के देखें, हर जगह ये बात कही जा रही है कि बेसिकली गेन ऑफ फंक्शन का जो म्यूटेशन होता है किसी प्रोटोऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन में कन्वर्जन का, वो नॉन कोडिंग रीजन से भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है हर बार कोडिंग रीजन से। ये ढेरों एग्जाम्पल आपको पूरे इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, हर तरह के रिसर्च पेपर में उपलब्ध है, आप जैसे चाहें वैसे देखें। तो यहां पर ये पूरे की पूरी चारों ही चॉइसेस, मजे की बात है, अप्रोप्रिएट चॉइसेस है। नॉट अप्रोप्रिएट तो इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन है, व्हेन प्रोटीन डिग्रेडेशन इज इनकम्प्लीट और फेल टू कीप इन द पेस विद द प्रोडक्शन ऑफ द मिसफोल्डेड प्रोटीन और प्रोटीलिटिक फ्रेगमेंट्स कैन एक्यूमुलेट आइदर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल इन एग्रीगेट्स और फिलामेंटस प्लाक इन द बॉडी ऑर्गन कॉजिंग द वेरियस डिजीज। ये जो फिलामेंटस प्लाक वाला मामला है, ये प्रकृति में दो लोगों के लिए तो बहुत शानदार तरीके से होता है। एक तो होता है आपका एल्जाइमर्स, और एल्जाइमर्स के ही कैरेक्टर मजे की बात है डाउन सिंड्रोम के अंदर भी आते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, पार्किंसंस में तो होता ही होता है। यहां मैं आपको रेफरेंस देना चाहूंगा, इस रिसर्च प्लॉस 1 में पब्लिश इस रिसर्च पेपर का जो डेफिनेशन दे रहा है कि डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कि ट्राइसोमी 21वें क्रोमोसोम पे होती है, और इस एबनॉर्मलिटी की वजह से जो इनका प्रोटियोस्टेसिस नेटवर्क बिगड़ जाता है, देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ द मिसफोल्डेड प्रोटीन। ये पूरा का पूरा पेपर इसी मिसफोल्डेड प्रोटीन के संदर्भ में दिया हुआ है कि ये सारा का सारा मामला एक्चुअली बिगड़ता कैसे है। रेफरेंस के लिए आप ये डाल सकते हैं प्लॉस 1 का, 2017 में पेपर पब्लिश हुआ था।